मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने मांग की तिरछी लोच किस प्रकार से निकाली जाती है और किस प्रकार से पीसीसी वक्र के ढाल के माध्यम से हम मांग की तिरछी लोच बता सकते हैं कि मांग की लोच धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है। इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मांग की आय लोच किस प्रकार से निकाली जाती है। जब हमने स्टार्ट किया था तो डिस्कस किया था कि तीन प्रकार की मांग की लोच होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की तिरछी लोच और मांग की आय लोच। तो हम मांग की कीमत लोच के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और लगभग 10 से 12 वीडियो हमने मांग की कीमत लोच के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद में 2 वीडियो हमने बनाए थे मांग की तिरछी लोच के बारे में। उसी संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग की आय लोच क्या होती है। सामान्य रूप से किसी व्यक्ति की आय में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन का अगर हम व्यक्ति की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन में भाग देते हैं तो मांग की आय लोच प्राप्त होती है। तो देखिए किस प्रकार से मांग की आय लोच को हमको कैलकुलेट करना है। यहां देखिए मांग की आय लोच। तो देखना क्या करना है, मांग की आय लोच में ईआई से डिनोट करता हूं, ई फॉर इनकम। तो यहां नीचे हम लिखेंगे आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन और ऊपर लेंगे वही मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। तो देखिए अगर मैं आय को ये मांग की आय लोच है ई आई। जैसे देखिए तिरछी लोच को हमने EXY बोला था, तिरछी लोच। कीमत लोच को ईपी बोला था, कीमत लोच। वैसे आय लोच को हम लिखेंगे सिंबल के लिए ई आई। तो यहां देखिए ई आई बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन वही डेल्टा क्यू बटे क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आय में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा आई बटे आई मल्टीप्लाई बाय 100 क्रॉस हुआ तो मांग की आय लोच हुई डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई आई अपॉन डेल्टा आई, या मांग की आय लोच हम लिखेंगे आई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई। तो देखिए मांग की आय लोच जिस प्रकार से कीमत लोच होती है पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, या तिरछी लोच होती है, उसी प्रकार से आय लोच में जहां कीमत लोच में पी आता था वहां पर हमको क्या करना है, आय लोच में पी की जगह आई रखना है। तो देखिए पहले पी अपॉन क्यू था तो पी की जगह आई अपॉन क्यू हुआ और डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी था तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा आई हुआ। अब मांग के आय लोच को आप व्यय के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। व्यय के रूप में मांग की आय लोच, देखिए व्यय के रूप में भी हम करेंगे तो मांग की आय लोच का जैसे को फॉर्मूला है, आय लोच का फॉर्मूला है आई अपॉन क्यू गुणा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई। अब देखिए जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस गुणा क्वांटिटी, चेंज इन एक्सपेंडिचर होगा प्राइस गुणा चेंज इन क्वांटिटी। तो हमने क्या करना है, व्यय के रूप में देखेंगे तो ये आई इसकी जगह लिखा पी क्यू मल्टीप्लाई अंश और हर में हमने क्या किया, अंश और हर में पी का गुणा कर दिया। क्या किया, ऊपर नीचे पी का गुणा कर दिया। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, मांग की व्यय लोच निकालनी है तो क्या करेंगे, आई अपॉन ई मल्टीप्लाई डेल्टा ई बटे डेल्टा आई। ये देखिए व्यय के रूप में, एक्सपेंडिचर के रूप में। अगर हम व्यय के रूप में मांग की आय लोच देखें तो व्यय के रूप में आय लोच निकालने के लिए आई अपॉन ई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आई। तो देखिए यहां हमने 2 प्रकार की मांग की आय लोच देखी है। पहली आय लोच निकाली तो आय लोच आई आई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू बटे डेल्टा आई। उसको बाद में हमने व्यय के रूप में देखा, तो व्यय के रूप में देखा तो आपको क्या करना है, जो अंश और हर है इस अंश और हर में पी बाई पी का गुणा कर दीजिए। तो एक आ गया आपका, देखिए आई, ये वाला पी आ गया पी डेल्टा क्यू, नीचे वाला पी आया पी क्यू और डेल्टा आई। अब देखिए व्यय जो होता है वो प्राइस गुणा क्वांटिटी के बराबर होता है। किसी वस्तु पर हमने कितना व्यय किया, वस्तु कितने रुपए की थी और हमने कितनी खरीदी, तो ही वो व्यय को बताएगा। अगर मान लीजिए 10 रुपए की वस्तु थी और हमने 10 खरीदी तो कुल व्यय हुआ हमारा 100 रुपए। तो 10 रुपए की वस्तु है, 10 हमने खरीदी तो व्यय कितना हुआ, व्यय हुआ 100 रुपए। अब मान लीजिए हमने उसकी 12 मात्रा खरीदी तो 10 गुणा 12, क्वांटिटी हमने चेंज करी, क्वांटिटी कुल 2 चेंज करी
तो चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 20 रुपए का एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ, क्योंकि हमने पहले वस्तु की 10 मात्रा खरीदते थे, अब वस्तु की हमने 12 मात्रा खरीदी है तो 2 मात्रा बढ़ा दी। तो इस प्रकार से व्यय के रूप में आय लोच निकालेंगे। तो यहां देखिए E बराबर पी क्यू, तो पी क्यू की जगह ई रखा, और डेल्टा ई बराबर पी डेल्टा क्यू, तो पी डेल्टा क्यू की जगह ई रखा। तो ये व्यय के रूप में आय लोच आ जाएगी। ये दो प्रकार के कंसेप्ट हमने डिस्कस करी। उसके आप देखिए कि आय लोच के बारे में हम और देखते हैं। मांग की जो आय लोच होती है, मांग की आय लोच सामान्य वस्तु के लिए, सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक होती है, और गिफिन वस्तु होती है तो उल्टा चलता है। गिफिन वस्तु में क्या होता है? आय बढ़ने पर वो व्यक्ति कम खरीदता है, तो वहां नेगेटिव होती है। सामान्य वस्तु में देखिए आय मांग वक्र धनात्मक होता है, यानी आय बढ़ेगी I1 तो क्वांटिटी है Q1, आय बढ़कर I2 हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो जाती है, तो यहां पॉजिटिव होता है, इसलिए हम करें सामान्य। गिफिन वस्तु में ये इसका उल्टा होता है, व्यक्ति की आय कम होती है तो घटिया वस्तु मजबूरी में लेता है, आय बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तु कम लेने लग जाता है, गिफिन वस्तु कम लेने लग जाता है, तो ये नेगेटिव होती है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ ये कम लेता है। तो देखिए सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक है और गिफिन वस्तु के लिए क्या है? ऋणात्मक है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, जब हमने आय लोच पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि आय लोच दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है। क्लियर? अब आप देखिए, अगर हम सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तु को दो भागों में बांटे। विलासिता की अगर वस्तु है, लग्जरी आइटम है तो ग्रेटर देन 1 होगी, और अनिवार्य वस्तु है, दोनों पॉजिटिव है पर ये लेस देन 1 है, दोनों पॉजिटिव। पर अगर आवश्यक वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दूध है, ये सारी चीजें हमें लेना ही लेना है, तो उनमें आय लोच इकाई से कम होगी। पर अगर विलासिता की वस्तु है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, कार है, मकान है, दुकान है, जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ये सारी विलासिता की वस्तुओं में मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, यानी जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे अधिक अनुपात में इनकी आय, उनकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। तो देखिए हम आय लोच के बारे में कुछ एक दो सवाल हम करके देखते हैं कि किस प्रकार से आय लोच, अलग अलग वस्तु के आय लोच की मात्रा अलग अलग होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक उपभोक्ता की आय, एक उपभोक्ता की आय 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए हो जाती है। क्या हुआ? चेंज इन इनकम 100 से लेकर कितनी हो गई? एक उपभोक्ता की आय 100 से 105 हो जाती है, और जो मांगी जाने वाली मात्रा थी, क्वांटिटी पहले वो लेता था 400, अब ले रहा है क्वांटिटी 440, तो मांग की आय लोच निकाल दी। तो चेंज इन इनकम, इनकम 105 हो गई, पहले थी 100, तो ये 5 का अंतर आया। चेंज इन क्वांटिटी, अभी 440 खरीदते हैं, पहले 400 खरीदते थे, तो कितने का अंतर है? 40 का। तो मांग की आय लोच क्या होगी? देखिए प्रश्न हमने क्या लिया है, एक उपभोक्ता की आय 100 रुपए से बढ़कर 105 हो जाती है, तो उसके द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है किसी वस्तु की, वो 400 से बढ़कर 440 हो जाती है। तो मांग की आय लोच हम निकाल रहे हैं। आय लोच के लिए क्या? आई अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई। आई का मान पहले 100, उस समय क्वांटिटी है 400, क्वांटिटी में चेंज हुआ 40 का, और इनकम में चेंज हुआ 5 का। तो देखिए 4000 अपॉन 2000, या यूं काट रहे हैं, इसको इससे काट दिया, ये 10 टाइम्स कर दिया, ये 10 का इससे कट गया, तो कुल मिला के आई मांग लोच 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां मांग की लोच क्या आएगी? ई इज ग्रेटर देन 1। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि उपभोक्ता की आय 100 से बढ़कर 200 हो जाती है, और क्वांटिटी इसकी 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, क्या हो रहा है? एक उपभोक्ता की आय 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाती है, और जो एक्स वस्तु जो वो खरीद रहा है, वो पहले 10 खरीदता था, 20 खरीदने लग जाता है। तो चेंज इन इनकम उसकी हुई 200 में से 100 गए, तो कितनी हुई? 100। चेंज इन क्वांटिटी, पहले 20 लेता था, अभी 10 ले रहा है, तो कितनी हुई? 10। तो मांग की आय लोच निकालेंगे तो आएगा आई अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा आई। तो क्या करने का है? इनकम पहले 100 थी, तब क्वांटिटी 10 लेता था, चेंज इन क्वांटिटी चेंज, और चेंज इन इनकम 100, तो देखिए मांग की लोच आई इकाई के बराबर, तो यहां ई आई बराबर 1। तो यहां देखिए पहली बार में जो आई की लोच निकाली वो इकाई से अधिक आई,
क्योंकि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन हुआ, आय में केवल 5 रुपए का परिवर्तन हुआ, पर क्वांटिटी में 40 का परिवर्तन हो गया। जिस अनुपात में आय का परिवर्तन हुआ उससे क्वांटिटी में ज्यादा परिवर्तन हुआ। और जब भी हम डिफरेंस देखते हैं तो क्वांटिटी का डिफरेंस ऊपर लेते हैं, इनकम का डिफरेंस नीचे लेते हैं, तो मान के लो इकाई से अधिक आई। अब अगर किसी थर्ड एक और क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि किसी समय में जितना आय में परिवर्तन हुआ उतना परिवर्तन क्वांटिटी की मांग में परिवर्तन नहीं हुआ, ये मान लेते हैं। थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इनकम की 100 से इनकम बढ़कर हो गई 200। क्वांटिटी पहले लेता था 10, अब क्वांटिटी जो ले रहा है वो 15 ले रहा है। क्लियर? क्या हो रहा है, एक उपभोक्ता की आय 100 से लेकर 200 हो जाती है, आय में परिवर्तन होता है 100 से 200। और क्वांटिटी जो खरीदी जाती है उस क्वांटिटी में चेंज होता है 15। तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, पहले 200, अभी 200 है, पहले 100 था, तो कितना चेंज हुआ, 100 का। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, अभी 15 है, पहले 10 थी, तो कितना हुआ, 5। तो मांग की आय लोच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई आई, आई अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू बटे डेल्टा आई दिखना है। तो आई इनकम कितनी है 100, तब कितनी क्वांटिटी ली जा रही है 10, क्वांटिटी में चेंज हुआ 5 का, इनकम में चेंज हुआ 100 का, तो 100 से 100 कटा तो आया 1/2 और 0.5 इज लेस देन 1। तो यहां मांग की लोच आई इकाई से कम। तो देखिए हमने 3 केसेस देख लिए। पहली वाले केस में मांग की लोच इकाई से ज्यादा आई थी, दूसरे वाले केस में मांग की लोच इकाई के बराबर आई थी, और तीसरे केस में हमने देखा कि मांग की लोच इकाई से कम आती है। एक और केस देखते हैं कि यदि इनकम थी 100 से इनकम बढ़कर हो गई 200, क्वांटिटी पहले 10 लेता था, अभी वो 5 ही ले रहा है क्योंकि वस्तु घटिया है। वस्तु घटिया है तो वो कितनी ले रहा है 5। तो चेंज इन इनकम कितनी हुई, 200 में से 100 गए तो दैट इज 100। चेंज इन क्वांटिटी अगर हम देखें तो 5 में से 10 गए दैट इज -5। तो ऐसी स्थिति में मांग की आई लॉस नेगेटिव आएगी, आई अपॉन क्यू चेंज इन डेल्टा क्यू बटे चेंज इन आई। आई का मान है 100, क्वांटिटी का मान है 10, चेंज इन -5 बटे 100 दैट इज -1/2 और -0.5 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि यदि वस्तु घटिया होगी, जो सामान्य रूप से व्यक्ति की आय बढ़ने पर वह व्यक्ति पहले की तुलना में उसको कम लेगा, तो ऐसी स्थिति में जो मांग की आय लोच आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि मांग की आय लोच किसे कहते हैं। सामान्य रूप से किसी उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन को मांग में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन दोनों को अगर मेजर किया जाए और बाद में मांग में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन में आय में होने वाले प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित किया जाए, तो जो मांग की आय लोच होती है, जो मांग की लोच प्राप्त होती है, उसे मांग की आय लोच कहते हैं। आय लोच धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर वस्तु सामान्य है तो धनात्मक होगी, और सामान्य भी अगर विलासिता की वस्तु है तो इकाई से अधिक होगी। आरामदायक वस्तु है तो इकाई के बराबर हो सकती है, और अगर वस्तु अनिवार्य है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। तो हमने 3 प्रकार के सूत्र देखे थे, जिसमें एक बार मांग की लोच इकाई से अधिक आई थी, एक बार इकाई के बराबर आई थी, एक बार इकाई से कम आई थी। और अगर वस्तु गिफिन है, गिफिन वस्तु में क्या होता है कि आय उपभोक्ता की बढ़ती है तो वह वस्तु को कम लेना चालू कर देता है क्योंकि वो ऊंचे इनकम ग्रुप में चला जाता है। तो ऐसी वस्तु की आय लोच ऋणात्मक होती है। वो भी हमने डिस्कस करके देखा कि जब आय 100 रुपए से 200 रुपए हो जाती है तो उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा वस्तु की 10 से घटकर 5 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मांग की आय लोच नेगेटिव आती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मांग की आय लोच क्या होती है और इसका मेजर किस प्रकार से किया जाता है। मांग की आय लोच की विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।